हेलो, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के शुरू के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको मैंने दिए थे। तो आपके जो जो भी डाउट्स हो एक एक करके पूछ लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, Okay, sir. 2, ठीक है। एक बार हल्का हल्का हिंट सबका देख लो फटाफट जल्दी से शॉर्ट में। तो देखो फर्स्ट में 1/2 रूट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे? Sign 1 में माइनस कर देंगे convert. 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा? सर मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स बाई एक्स। अब मॉड आ रहा है तो आपको LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। x अगर 0 से कम है, 0 से कम में मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स बाई एक्स। इसका आंसर आ जाएगा -1। और RHL में 0 प्लस पे ये पॉजिटिव ओपन होगा तो साइन एक्स बाई एक्स कितना आ जाएगा? 1। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, so लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट में बोला f ऑफ 1 1 है, f डैश 1 2 के बराबर है। अब f ऑफ 1 अगर 1 है तो ये 0/0 का फॉर्म हो गया। यस यहाँ सर। पे x की जगह 1 रखोगे तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो 0/0 को एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर का रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2 रूट एक्स, है ना। यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रूट का आ जाएगा पहले डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले रूट का डिफरेंशिएशन भी 1/2 रूट एक्स। अब x की जगह 1 रख देना। तो जैसे ही x की जगह 1 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? एफ डैश 2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2, रूट ऑफ एक्स। अब x की जगह 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एल हॉस्पिटल अप्लाई करना था यहाँ पे। थर्ड वाले में 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन है। 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर दोगे e की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। इस पूरे में से -1 होगा, एफ एक्स -1, तो ये बचेगा ये इंटू जी एक्स मतलब 2x, इंटू जी एक्स मतलब क्या बचेगा? 2x। 2x इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर कंपेयर कर देना e की पावर 2 से। तो जैसे ही कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? आपको आइडिया लग जाएगा कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आंसर आपका फाइनाइट आए। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 में भी वापस 0/0 फॉर्म है। x को 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल 2 बार अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल 2 बार अप्लाई कर सकते हो। या फिर और अच्छा क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इसको चाहो तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो जाएगा पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये पाई अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। वापस पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वापिस क्रिएट हो जाएगा। तो पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, तो ये वापस क्या हो जाएगा? 1। आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ पाई। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाला। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक। अगला था कॉट और ये और नीचे दिया हुआ था पाई माइनस 2x और लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई/2। तो मैंने आपको सिखाया था इसको 2-3 मेथड है। x माइनस पाई/2 को t मान लो,
x माइनस पाई बाई टू को क्या मान लो t, तो अगर x पाई बाई टू की तरफ जाएगा तो t जीरो की तरफ जाएगा, x अगर पाई बाई टू की तरफ जाएगा तो t आपका जीरो की तरफ जाएगा, और जहां जहां पे भी x है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस टी, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई टू प्लस टी, तो कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टेन टी, ये हो जाएगा साइन टी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जब रखोगे पाई बाई टू प्लस टी तो नीचे टी क्यूब टाइप कुछ बचेगा। अब यहाँ पे सीरीज एक्सपांशन यूज करना, नीचे टी क्यूब है ना, इसलिए क्या अप्लाई करना, सीरीज एक्सपांशन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे होगा? सर एक बार दोबारा समझाना स्टार्टिंग से। यहाँ पे cot x माइनस cos x है, तो क्या करा अपन ने, x माइनस पाई बाई टू को t माना। जब भी x टेंड्स टू पाई बाई टू होता है, तो ये वाला मेथड सिखाया था मैंने कि जब भी x टेंड्स टू पाई बाई टू तो सब्स्टिट्यूशन कर दो। क्या सब्स्टिट्यूशन किया, x माइनस पाई बाई टू को t मान लिया, x माइनस पाई बाई टू को क्या मान लिया, t। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। गौरव समझ में आ रहा है? ये सर इसके आगे और समझाइए। cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था, पाई माइनस टू एक्स की क्यूब होल क्यूब। थैंक यू, पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब। जब भी x टेंड्स टू पाई बाई टू आए क्वेश्चन में, x माइनस पाई बाई टू को t मान लो। क्या मान लो, x माइनस पाई बाई टू को t, तो यहां से x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस टी, जहां जहां x उसकी जगह आ जाएगा पाई बाई टू प्लस टी। अब जब x पाई बाई टू रखोगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे x की जगह आएगा पाई बाई टू प्लस टी, तो कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, तो ये कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, और यहाँ पे x की जगह रखोगे पाई बाई टू प्लस टी, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और डिवाइड में पाई माइनस टू एक्स, देखो क्या आएगा, पाई माइनस टू एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई बाई टू प्लस टी। ये समझ में आ रहा है? सर ये आ रहा है? पॉजिटिव नहीं आना ऊपर वाला। सर वो हुआ? cos तो सर सेकंड में नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा वो। हाँ पॉजिटिव ठीक नहीं है, हो पॉजिटिव जाएगा। प्लस कर देना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब, प्लस माइनस तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए लिमिट का। अंडरस्टूड है? ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस टू टी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब नीचे टी क्यूब का टर्म है, तो नीचे जब भी हायर पावर आती है सीरीज एक्सपांशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सीरीज एक्सपांशन। टेन टी का सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, बोलो, टी प्लस टी क्यूब बाई थ्री, है ना? यस सर। और कॉस साइन का सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, टी प्लस टी क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना? यस। अच्छा, ये कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, ये भी माइनस टेन थीटा होगा। क्लियर है? कॉट ऑफ पाई बाई टू प्लस टी क्या हो जाएगा, माइनस टेन टी, और कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस टी ये भी कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी। ये समझ में आ रहा है? अब ये माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, माइनस टी क्यूब बाई थ्री और प्लस ऑफ टी क्यूब बाई सिक्स, होल डिवाइडेड बाई टी क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, वन बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री। देख लो ध्यान से, बताओ समझ में आया आप? गौरव? यस सर। ठीक है। यस। सिक्स में बोला था अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट से। जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको एटलीस्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए। वो बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर अल्फा रखोगे तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा रखने पे ये जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन, और नीचे भी अल्फा रखोगे तो जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है। क्लियर है? अल्फा रखने पे न्यूमरेटर भी जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा है। अब वापिस आप चाहो तो वन माइनस कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर वाला। ध्यान से देखो, अच्छा, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं
तो इस क्वाड्रेटिक को अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, समझो। यस सर। देखो ध्यान, आपके पास था लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक को क्या लिखोगे? अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा और बीटा होते हैं तो उसको आप क्या लिखते हो? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे आगे a मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कोई क्वाड्रेटिक है, अगर उसके रूट से अल्फा और बीटा तो उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। और कोफिशिएंट x स्क्वायर का a है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या, ये बात समझ में आती है? इस क्वाड्रेटिक की क्या जगह क्या लिख दोगे? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट से अल्फा और बीटा, उसको आप लिखोगे, या फिर आपको बचपन में 10th में भी होगा ये तो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और ये तो पता ही होता है। गौरव ये समझ में आ रहा है? आया ना? जवाब दिया करो ना फिर, 3 बार पूछा मैंने आपसे। तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं, अगर x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा और बीटा का किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो उसको कैसे लिखोगे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे आप कौन सा लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे? कॉस वाला। कॉस का लिमिट का फॉर्मूला क्या सिखाया था? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू a। अगर एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो ये आंसर कितना आता था? 1/2। 1/2। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ रहा है? ये पूरा एफ एक्स है, ये पूरा क्या है? एफ एक्स। अब इसका स्क्वायर नीचे चाहिए, इस एफ एक्स का स्क्वायर नीचे चाहिए। अब एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर तो ऑलरेडी है, जो एक्स्ट्रा चाहिए वो मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या मुझे चाहिए? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, और एक्स माइनस बीटा से बीटा स्क्वायर से डिवाइड किया, और एक्स माइनस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अंडरस्टूड? अब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर नीचे क्रिएट किया मैंने, क्या किया? नीचे एफ एक्स स्क्वायर क्रिएट किया, जो एफ एक्स था उसका स्क्वायर नीचे क्रिएट किया। ये पूरा 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा। अब एक्स की जगह अल्फा रख देंगे, तो एक्स की जगह अल्फा रख दोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट किया। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली क्या थी? ये जो क्वाड्रेटिक थी, इस क्वाड्रेटिक को हमने कैसे लिखा? रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और फिर इसका स्क्वायर नीचे क्रिएट किया। अंडरस्टूड? यस सर। ये आपके लिमिट के फंडामेंटल क्वेश्चन थे। जो शुरू के 6 क्वेश्चन है ये सारे फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लास में कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। और ये जो क्वेश्चन था कॉस वाला क्वेश्चन, ये आपको मैंने पहले पुरानी जो डीपीपी थी उसमें भी दिया था। ठीक है, पहले जितने भी वर्कशीट दी उनमें सारे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सारे पुराने जेई मेंस के क्वेश्चन है। तो इनको वापस से जिनको नहीं आया एक बार और रिपीट ट्राई करोगे आप लोग। सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा मैं आज। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्या दिया हुआ? x इंटू साइन पाई एक्स। तो बोला 0 पे एक तो चेक करना 0 पे कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, -1 से 0 में कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, -1 से 1 में डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में पता करना है। x साइन पाई एक्स है फंक्शन, क्या है? x साइन पाई एक्स। तो अगर आपको 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 0 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो? किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा? ओरिजिन निकालेंगे और इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना? यस सर। x इक्वल टू 0 पे अगर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर आपस में बराबर आती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो 0 प्लस निकालो, 0 माइनस निकालो या 0 निकालो, आगे x ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है ना।
तो अगर x मल्टीप्लाइड में है तो x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। 0 प्लस और 0 माइनस पे बताओ क्या होगा। अगर आप स्लाइटली लेस देन 0 रखोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो -1 आएगा वो। कैसे? जब वो थोड़ा जीरो से अगर थोड़ा कम होगा तो फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक एक्स बी और एक साइन पाई एक्स बी है। अगर आप जब 0 माइनस रखोगे तो ये वाला एक्स भी 0 माइनस होगा, और ये साइन पाई एक्स बताओ क्या होगा, 0 माइनस की 0 प्लस। एक्स को जब आप 0 माइनस रखोगे तो साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 से कम आएगी, 0 से ज्यादा आएगी? सर कम आएगी। ज्यादा है। नहीं, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, बोलो 0 के नजदीक ऐसा होता है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर कैसे किया आपने, लिमिट एक्सटेंड्स टू साइन एक्स बाई एक्स था ना, 0 प्लस 0 माइनस में 1 और -1 लिखा था। यस सर। तो फिर 0 प्लस पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0 माइनस पे साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। देखो ध्यान से, थोड़ा सा 0 से ज्यादा ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से कम ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव। तो ये भी क्या आएगा, 0 माइनस। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। क्लियर है? यस। अंडरस्टूड? Yes, sir. 0 प्लस पे, 0 प्लस पे भी क्या होगा, 0 प्लस पे ये भी 0 प्लस, ये भी 0 प्लस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस, तो वो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस होगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. यस सर। अब -1 से 1 में भी चेक करना था। x की वैल्यू अगर -1 से 1 लाई करेगी, धनंजय माइक ऑफ करो। x की वैल्यू अगर -1 से 1 लाई करेगी तो पाई x कहां से कहां तक लाई करेगा, -पाई से पाई। मतलब साइन के अंदर जो एंगल है वो -पाई से पाई लाई कर रहा है, और उसमें आपने वापस x से क्या क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसकी वैल्यू आपकी -पाई से पाई लाई कर रही है, ठीक है, और उसमें आपने x से क्या करा, मल्टीप्लाई किया। आपको चेक करना है क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। -1 से 1 में ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये पता करना है। तो देखो, साइन की वैल्यू जो होगी वो भी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना। इसमें अगर आप x मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वो भी -x से x के बीच में लाई करेगा। अब आपको बस ये चेक करना है, अगर ये फंक्शन अगर कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ भी तो कहां पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल, जहां पे भी एक इंटीजर हो रहा है। तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उन इंटीजर पॉइंट पे आपको बस चेक करना है LHL RHL बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मान लो x sin पाई x को आपने इक्वेट किया 0 से, तो यहाँ से x आ जाएगा 0। एक तो 0 पे टूटेगा, तो 0 पे तो ऑलरेडी हमने चेक कर चुके हैं। x sin x पाई x को इक्वेट किया मान लो 1 से, तो ये वैल्यू 1 कहां पे आ सकती है, x sin पाई x की वैल्यू क्या 1 किसी x पे आएगी, 1 x की वैल्यू पूछ रहे, x की वैल्यू जहां पे ये 1 आ जाए। अगर 1/2 रखोगे देखो, अगर x, इसका ग्राफ प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश कर सकते हो। -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ दिखेगा कैसा, देखो -1 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा। अगर x की जगह 1 रखोगे तो बताओ क्या आएगा, x की जगह 1 रखने पे 0 आएगा ये साइन पाई, और x की जगह -1 रखने पे भी क्या आएगा, 0। यस सर। और 0 रखने पे भी क्या आ रहा है, 0। 0। क्लियर है? अच्छा, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये भी डेसिमल होगा और ये भी डेसिमल। दो डेसिमल नंबर जब मल्टीप्लाई आएंगे तो आंसर वापस 0 से 1 के बीच में आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आया ना? यस। और इधर -1 से 0 के बीच में भी ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस पॉजिटिव होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 0। तो जो फंक्शन है -1 से 1 के बीच में पूरा के पूरा ही 0 है, तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अंडरस्टैंड? आप देखोगे तो x sin पाई x जो है -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू डेसिमल ही तो आएगी,
ये भी डेसिमल है और ये भी डेसिमल है, हाँ है ना, अंडरस्टूड। दोनों डेसिमल नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर भी डेसिमल आएगा, और डेसिमल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -0 से 1 में 0 आएगा, तो फंक्शन आपका 0 ही था। इसके बाद 8th में बोला है अगर एफ एक्स 0 से π/4 में π/2 में कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ π/4 कितना होगा। तो फंक्शन की वैल्यू π/4 पे लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी, तो आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी π/4 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। x माइनस π/4 को t भी मान सकते हो, या फिर 0/0 तो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल से जल्दी आ जाएगा। एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4। अब x को π/4 रख दो तो cos π/4 √2 होता है, तो सेकेंड π/4 कितना होगा, सॉरी cos π/4 1/√2, तो सेकेंड π/4 √2, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अंडरस्टूड। Yes, लिमिट sir. निकालना था इसका, 0/0 था, एल हॉस्पिटल से लिमिट निकाल लिया और कुछ भी नहीं था। 0/0 में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया और x की जगह π/4 रख दिया। अगला ये मैक्सिमम वाले याद है सर कैसे x ड्रॉ की करना है। जगह 4 ही क्यों रखा है? x की जगह π/4 इसलिए रखा क्योंकि π/4 पे लिमिट निकाल रहे हैं ना। सर देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ा था आपने, हाँ सर ट्राई करा था लेकिन हो नहीं पाया, समझ ही नहीं क्या आ रहा पूछा था था। क्वेश्चन में। सर हमें फंक्शन दे रखा था और बता रखा था कि कहाँ मतलब किस इंटरवल के बीच में वो कंटिन्यूअस है, उसके बाद पूछा था कि एफ ऑफ π/4 क्या होगा। तो फंक्शन की वैल्यू π/4 पे कैसे निकालोगे। सर जब हमें फंक्शन पता चल जाएगा उसके अंदर रख के पता करेंगे। फंक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पता थोड़ी करना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, π/4 पे वैल्यू पूछी तो कैसे निकालोगे। ठीक है सर, ठीक है समझ गया। हाँ सर उसको सॉल्व वो 0/0 फॉर्म को हटाकर मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैंसिल आउट करके फिर निकालेंगे π/4 रख के। देखो, कोई भी फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस होता है तो क्या सिखाया था कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट उस पॉइंट पे क्या होती है, इक्वल होती है। सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये नहीं सिखाया था, बताओ। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू क्या है, इक्वल होगी, हाँ या ना। यस सर। यस सर। गौरव तुमसे पूछा जा रहा है, तुम जवाब दो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गौरव पाल, मैं सर कोई सोच रहा हूँ मतलब तो उसी हिसाब से बता दो। क्या सोच रहे हो इसमें। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा बताओ, कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन क्या है। सर जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस वो जो गिवन पॉइंट है उसके इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूस होता है फिर। फंक्शन की वैल्यू LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों अगर आपस में बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये सबसे फंडामेंटल चीज थी कंटिन्यूटी की। तो LHL RHL मतलब क्या होता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। किसी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होगी, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो π/4 पे वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट की वैल्यू के बराबर। तो हमने इस फंक्शन की π/4 पे लिमिट निकाल ली, क्योंकि π/4 पे नॉट डिफाइंड है ना, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट। इस फंक्शन की लिमिट निकाली π/4 पे, ठीक है लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4। π/4 रखोगे तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म को एल हॉस्पिटल से सॉल्व किया। ठीक है सर। आपने रिकॉर्डिंग देखी थी, सर देखे थे लेकिन ये अलग मतलब याद नहीं था। नहीं पर कंटिन्यूटी की सबसे फंडामेंटल चीज है ना ये तो। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होता है, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल हो। देखो जिसको भी अगर आप लोग भूल गए हो तो ओरिजिनल जो लेक्चर है उनकी रिकॉर्डिंग देखो अदरवाइज। ठीक है लेकिन ये सर। सारी चीजें भूलनी सबके लिए ही है, एवरीवन। जिसको भी अगर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपके दिमाग से निकल गया है और आपके कॉन्सेप्ट अगर अभी नहीं कवर हो पा रहे तो आपको रिकॉर्डिंग देख के समझना चाहिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव अगर आपको छोड़ना छोड़ देना,
आपको टफ लगता हो, लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं छोड़ना चाहिए। लिमिट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको, बहुत लेक्चर लिए थे, कम से कम 7 से 8 लेक्चर हमने लिमिट में किए थे, याद हो आपको तो। क्लियर है? अगर लिमिट Yes. आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कुछ है ही नहीं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दो ही लेक्चर का है, सारा कॉन्सेप्ट लिमिट का ही है। तो अगर आपको लिमिट में दिक्कत है तो आप लिमिट की एक बार रिकॉर्डिंग स्कूल की छुट्टी मार के देखो, नोट्स बनाओ वापस से, अगर डाउट आता है तो अपने ग्रुप में पूछो। ठीक है सर। सबके लिए ही, एवरीवन। ठीक है। और मैंने आपके रिसोर्स शीट में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का आपका टेस्ट रिवीजन वीडियो भी एक डाला हुआ है और टेस्ट पेपर डिस्कशन वीडियो भी एक डाला हुआ है, जिसमें लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हमने पेपर भी डिस्कस किया था और पूरी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट रिवीजन सेशन भी रखा था, जिसमें मैंने मॉड्यूल से आपको सिखाया था। अच्छा, जिसको अगर मान लो रिवाइज करना है खुद से सेल्फ, तो वो मॉड्यूल से भी कर सकता है। मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन अप्लाई करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन करो। और मान लो आपकी थ्योरी और क्वेश्चन में दिक्कत है, आपके कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। तो ये सबका कर लेना एक बार और, अदरवाइज ठीक है सर। ठीक है। ये मैं आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, एक बार और अटेम्प्ट कर लेना जितना मैंने कराया उसके अलावा एक बार सब लोग। लेकिन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए सबको। ठीक है, कल सैटरडे है, स्कूल की अगर छुट्टी मार सको तो मार के पूरा चैप्टर ढंग से रिवाइज करो। छुट्टी है कल। सेकंड सैटरडे है कल। हाँ, जिसका भी छुट्टी हो नहीं हो, जिसका हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छुट्टी ले लेना। और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरा रिवाइज करके, ये जो वर्कशीट है इसको आपको कल सैटरडे तक का टारगेट भी आपका सैटरडे तक का ही है, तो पूरा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी रिवाइज करके इसको सॉल्व करो, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जहां पे अटको उसको देखो कि वो कौन से कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा था, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उस समय आपने या तो क्लासेस छोड़ी होगी या फिर आप लोगों ने पता नहीं उस वक्त फोकस किया नहीं किया। बाकी ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करना सब बच्चों, और अगर इनकेस आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आता तो ग्रुप पे भेज देना, क्वेश्चन एक बार पूछना। 9th क्वेश्चन करवाओ। 9th वाला, नाइन्थ में क्यों दिक्कत है? ग्राफ बनाना है। सर वो कंटिन्यूअस भी आ रहा था मेरा फंक्शन। कंटिन्यूस आ रहा है? यस सर। सर मेरा भी ए और सी दोनों आ रहा था। अच्छा, हो यस सकता है मेरा भी वही आ रहा है। कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट एंड डिफरेंशिएबल एट नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 and -1 हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो। ठीक है, ओके सर। तरीका तो वही है ना, दो एक स्ट्रेट लाइन, एक y इक्वल टू कांस्टेंट है, फिर मैक्सिमम पार्ट ले लोगे तो ग्राफ आई थिंक कप शेप टाइप बनेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो कप शेप टाइप बनेगा तो वो ऑल ओवर कंटिन्यूस होगा, 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, करेक्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत दिया होगा। ओके सर। और ये याद हो तो ये वाली पीडीएफ पुरानी ही है, पहले भी दी थी, है ना? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पहले कर रखे होंगे, क्योंकि ये पुरानी ही पीडीएफ है जो मैंने पहले भी दी थी, और सेम पीडीएफ रिपीट करी है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है। पिछली क्लास में मैं वेक्टर स्टार्ट किया था। वेक्टर में हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट पे क्वेश्चन किए थे मैंने कुछ, तो हो गया था अपना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था? स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसका आंसर आपका स्केलर आता है। आंसर क्या आता है? स्केलर। और कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 0।
इसके अलावा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 1 1। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 0। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है मान लो ये b1 आई कैप b2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर a1 A1 b1 प्लस B1 वेरी B2 गुड, B2 a1 प्लस b1 A3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a1 b1, अरे यार एक सेकेंड, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था स्केलर प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन लाइन। मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन या एक वेक्टर का दूसरी लाइन पे प्रोजेक्शन जो आता है वो स्केलर प्रोडक्ट हमें देता है। अब इसके बारे में हमको समझना है, तो समझो ध्यान से। मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए और एक कोई लाइन है। अब इस वेक्टर का मुझे इस लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है, इस वेक्टर का मुझे इस लाइन पे क्या लेना है? प्रोजेक्शन। इन दोनों के बीच में एंगल मान लो थीटा है। अब प्रोजेक्शन मतलब क्या? अगर ऊपर से मैं लाइट रेस भेजूंगा, मान लो एक टॉर्च भेजी ऊपर से मैंने, तो जो परछाई बनेगी वो इसका क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा, हाँ है ना? क्लियर है? तो वो मान लो वेक्टर बी है, वो मान लो क्या है? वेक्टर बी। तो मुझे बेसिकली क्या पता है ना? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा ये रिजल्ट निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या करा? ये ट्राइंगल कंसिडर किया, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में मुझे एसी निकालना है क्योंकि एसी मेरा प्रोजेक्शन की लेंथ है, तो एसी निकालना है और ए बी दिया हुआ है। तो एसी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? इस ट्राइंगल में कॉस थीटा अप्लाई करा है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो यहां से मेरा एसी कितना आ जाएगा? अच्छा, बेस कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका आ जाएगा, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। मतलब ये जो बेस आया मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? मॉड ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो मॉड ए कॉस थीटा आया है इसमें मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करा मैंने, बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया? ताकि न्यूमरेटर में देखो क्या क्रिएट हो जाएगा आपके पास? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपका रिजल्ट है, आपको जिसको याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। बस ये फॉर्मूला याद करना, यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ, लिख लो सब लोग, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और दूसरा फॉर्मूला अगर इसका उल्टा पूछे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा? बी डॉट ए, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना आप लोग। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलो, अच्छा इसको आप डॉट मतलब कैप के टर्म्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, खैर कोई बात नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? अब ये Yes. थीटा अगर अलग अलग होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ काम का नहीं है। क्वेश्चन करो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो किसी एक वेक्टर को ए मान लेना, किसी एक को बी मान लेना।
नहीं, वापस कैलकुलेशन चेक करो। जीरो। जीरो। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से, है ना। एक वेक्टर ये रहा है, दूसरा वेक्टर ये रहा है, तो एक को ए वेक्टर बोल देंगे, एक को बी वेक्टर बोल दो। इसको काम करो, ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो, नाम दे दो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो जब ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी आपका जीरो आ जाएगा। ए डॉट बी कितना आ रहा है, जीरो, है ना। क्लियर है, मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका उस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। उसका उस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, जीरो। क्लियर है, इतना करने की जरूरत नहीं। आप ए डॉट बी डायरेक्ट कर लोगे, a1 a2 प्लस b1 b2। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसलिए प्रोजेक्शन भी जीरो आ रहा है। ठीक है, ये बताओ, ये वेक्टर अगर इसके परपेंडिकुलर है तो y की वैल्यू क्या होगी। कितना आ रहा है, तो 2. 2 हो गए। दो वेक्टर का परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दोगे, आया ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अभी सिर्फ फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। धीरे धीरे अभी जेई लेवल पे आएंगे। एक बार सारा फंडामेंटल आपका कवर हो जाए, फंडामेंटल क्वेश्चन कवर हो जाए, तो फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत कम आएगी। इसलिए अभी लेवल अब बढ़ा नहीं, अभी सिर्फ फंडामेंटल एनसीईआरटी लेवल ही चल रहा है। लिखो, हेडिंग डालो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब ये क्या होता है, देखो ध्यान से। तो मान लो मेरे पास दो पहले तो ये समझते हैं एक्स वाई प्लेन में क्या होता है। देखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा एक वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरा एक वेक्टर है। तो एक्स का अगर मैं वाई के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप अपने राइट की फिंगर को रोटेट करोगे एक्स से वाई की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या आ रहा है, जेड की तरफ। तो बेसिकली यहां से क्या देखा कि एक्स एक्स मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या देगा आपको, के कैप। मतलब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, मतलब पिछली बार हमने क्या देखा अभी तक कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा था, स्केलर आ रहा था। तो हमने उसको नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आ रहा था, इसको नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी वेक्टर आ जाए, समझना अच्छे से इसको। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी एक वेक्टर आ रहा है, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर आ रहा है, मतलब वो जो वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में होगा और उसका कोई ना कोई क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन एन कैप, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब ये एन कैप क्या होगा, कैसे पता करते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की तरफ मोड़ोगे तो थंब का डायरेक्शन ये आएगा। ये आपका एन कैप का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो एन कैप है ये ए और बी दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए और बी के प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप ऐसा सोचो, अगर आप अपनी कॉपी में ए और बी वेक्टर बनाओगे कॉपी में, तो कॉपी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। कॉपी के प्लेन के बाहर, कॉपी एक प्लेन हो गया आपका, नोटबुक नोटबुक आपका क्या हो गया, एक प्लेन। उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर नोटबुक के बाहर साइड जो वेक्टर आ रहा है वो ए क्रॉस बी होता है। अंडरस्टूड। तो मान के चलो ये ए और बी आपका किसी एक प्लेन में कॉपी के अंदर, तो कॉपी के जो जस्ट बाहर आ रहा है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस बी का क्या है, डायरेक्शन। तो देखो, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें एक वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन क्या है, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा भी पूछा आपको कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर, तो आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो।
तो ए क्रॉस बी लिख लो इसको, इज अ वेक्टर which is perpendicular to both A and B. A क्रॉस B से मुझे जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर मेरा A और B दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. क्लियर? ठीक, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। और डायरेक्शन निकालने Yes, के लिए sir. राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो मान लो ए और बी आपके दो नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है बिटवीन 0 to पाई, तो ए क्रॉस बी करने पे मुझे एक डायरेक्शन मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया एन कैप। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, अगर मान लो मैं बी क्रॉस ए करता, बी से ए की तरफ, तो क्या होता है, बी से ए की तरफ करते थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड आता, बी से ए की तरफ जाना है। तो बी से अगर आप ए की तरफ जाओगे, राइट हैंड को अगर अपने बी से ए की तरफ ले जाओगे तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा। तो बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। अच्छा, बी क्रॉस ए में मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बी ए साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, डाउन साइड। तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा लेकिन माइनस एन कैप। ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। तो यहां से हमने क्या देखा, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए है। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट में दोनों इक्वल होते थे, याद करो। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों के दोनों क्या होते थे, इक्वल, क्योंकि वहां पे स्केलर था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मतलब आप बी क्रॉस ए को माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हो, ध्यान रखना। अगर आप इंटरचेंज करोगे माइनस, जैसे मान लो दूसरा कोई पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, साइन अपन कभी भी एंगल इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा वाला। तो यहां से हमने क्या क्या देखा अभी तक, देखो ध्यान से। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड हो गया और एन कैप आपका डायरेक्शन हो गया। और एन कैप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आपका आएगा एन कैप, विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलो, अच्छा अगर मुझे बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा, जीरो। Zero. ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, तो जीरो हो दोनों के जाएगा। बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ए और ए के बीच में एंगल जीरो। और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, हाँ है ना। साइन जीरो कितना होता है, तो अगर उस वेक्टर का उसी खुद के साथ अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो सॉरी वेक्टर का उसका खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन कर लिया, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। या फिर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री भी है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? क्योंकि साइन थीटा, साइन जीरो और साइन पाई दोनों के दोनों जीरो होते हैं। तो इफ द दो वेक्टर अगर, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये वेक्टर कोलिनियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो आपने यहाँ पे एक चीज और देखी कि कोलिनियरिटी भी चेक करने का एक तरीका क्या है। अगर दो वेक्टर को, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर को मुझे कोलिनियर चेक करना है, तो मैं अगर मेरे को वेक्टर के बारे में पता तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो दो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी के लिए भी एक अच्छी कंडीशन आ गई, याद रखना। अगर ए क्रॉस दो नॉन जीरो वेक्टर, देखो दो चीजें सीखी आपने। दो नॉन जीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यस सर। और 90 डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री दैट इज 1, क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ओके, चलो ये ट्राई करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए क्रॉस बी का। कितना आ रहा है? 5/4। Yes. ठीक है, देखो आपको बोला है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में क्या सीखा था? मैग्नीट्यूड 1 कितना होता है? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपका कितना हो जाएगा? 1। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो आंसर आ जाएगा, ए पता है, बी पता है, साइन थीटा आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, साइन थीटा 1/√2 आएगा, थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है और इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो अभी बता दिया मैंने, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर 0 आता है। ठीक है, अच्छा अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं खास कर आई कैप, जे कैप और के कैप का, तब क्या हो? तो अभी अगर मान लो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो पता ही मुझे 0 आएगा, हाँ है ना। आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो कितना हो जाएगा आपका? 0। क्लियर है? एक तो रिजल्ट ये ध्यान रखना आपको। अब जब आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा बताओ? सर के वेक्टर मिलेगा। ये वेक्टर ये आएगा, है ना। आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो ध्यान से देखो, अपवर्ड डायरेक्शन आ रहा है के वेक्टर, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा? के। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा बताओ, आई क्रॉस के क्या होगा? आई क्रॉस के, J. माइनस जे। आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करोगे तो बैक साइड आएगा, वाई के अपोजिट। आई क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? वाई के अपोजिट, मतलब माइनस जे आएगा। क्या आएगा? माइनस जे। अंडरस्टूड? ठीक, तो आपको देखो ध्यान रखना है, ये तीनों जो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, के क्रॉस करोगे, इन सबसे क्या आता है? ये आता है। आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के क्या आएगा? आई, के क्रॉस आई कितना आ जाएगा? जे। तो इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, साइक्लिक ऑर्डर में याद करना। कैसे? इन तीनों में साइकिल ऐसे बनेगी, देखो आई जे के, आई जे के, आई से जे की तरफ जाओगे तो आंसर के आएगा, के से आई की तरफ जाओगे तो आंसर क्या आएगा? जे। ऑर्डर अगर ये रहेगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, अगर यही ऑर्डर फॉलो करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अपोजिट ऑर्डर फॉलो किया तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं के क्रॉस जे करना है, अब के से जे जाना मतलब उल्टा जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं मतलब आंसर क्या आएगा? माइनस आई। और सीधा जाओगे जे क्रॉस के तो आंसर क्या आएगा? प्लस आई। तो आपको ऐसे याद करना, साइक्लिक ऑर्डर, आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे के, तो जे के करोगे तो आई आएगा, के आई करोगे तो जे आएगा, आई जे करोगे तो के आएगा। अगर इसी ऑर्डर में फॉलो करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसमें अपोजिट किया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, बोलो, sir. यस सर। जे क्रॉस आई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। ओके, शो करो दिस क्रॉस दिस इक्वल टू दिस। एलएचएस पार्ट को सिंप्लीफाई करो, देखो आरएचएस आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स को प्रॉपरली। यस सर हो रहा है। हो रहा है? यस सर हो गया। ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो वो दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0, है ना। ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 आपका। अब देखो यहाँ पे अभी सिखाया था, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को क्या लिख दोगे? प्लस ऑफ ए क्रॉस बी। यस सर। माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को क्या लिख दोगे? प्लस ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था,
अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो अगर दो वेक्टर आपको i j k के टर्म्स में गिवन है तो आप डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या यूज करोगे, डिटर्मिनेंट। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई, इन तीनों को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो i i j j k k ये सब तो जीरो हो जाएंगे, और i क्रॉस j वो सब k के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस सबको अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट के टर्म से में याद करेंगे। ठीक है, आपको कैसे याद करना है इसको, इतना इतना सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये डेरिवेशन है इसका। रिजल्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फिर एक ए वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये ए और बी आपका दिया हुआ है तो आपका ए क्रॉस बी का ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? यस सर। तो मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमें फिर। हाँ, डायरेक्ट डिटरमिनेंट में वैल्यू रख दो। पहली रो क्या होगी, पहली रो क्या हो जाएगी, सर कोफिशिएंट्स ऑफ a1 और नहीं, 2 3। पहली रो आई जे के, पहली रो क्या हो जाएगी आई जे के, सेकेंड रो क्या हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए, और थर्ड रो क्या हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी। सर लिख लो फॉर्मूला पहली रो हाँ, तो कंपलसरी है कि पहली रो यूनिट वेक्टर से बनी चाहिए? पहली रो में आई जे के क्या आंसर, क्योंकि देखो आपका ए क्रॉस बी से जो आंसर आएगा वो वेक्टर आना चाहिए ना। क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। तो सबसे पहले आई जे के लिख दिया आपने, एग्जांपल से समझो। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये मान लो वेक्टर ए है। वेक्टर बी है मान लो 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। पहली रो में आएगा आई कैप जे कैप के कैप, फिर आएगा वेक्टर ए के कोफिशिएंट 2 3 माइनस 5, फिर आएगा वेक्टर बी 4 माइनस 2 और 3। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे। डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करेंगे, रो 1 के अबाउट आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 10, सॉरी 9 माइनस 10, कितना बचेगा माइनस 1। क्लियर है? फिर माइनस जे कैप हो जाएगा 6 प्लस 20, फिर प्लस के कैप माइनस 4 माइनस 12, तो आपके पास आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 26 जे कैप माइनस 16 के कैप। तो देखो ए क्रॉस बी करने पे आंसर भी क्या है, वेक्टर ही आया, और वेक्टर ही चाहिए था। कर लोगे आप? यस सर। बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आई जे और के लिखना है, फिर ए के कोफिशिएंट और फिर बी के कोफिशिएंट। हाँ पूछो क्या डाउट है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब जो आई जे कैप है वो कंपलसरी है कि पहले ही रो में रखने हैं या फिर हम सेकंड या थर्ड में भी रख सकते हैं? नहीं, फर्स्ट में ही रखना है। वैसे ठीक है, कॉलम में कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम में क्या करके इन दिक्कत क्या है दोनों को। इसमें, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, वैसे नहीं कर नहीं नहीं, सकते हैं? नहीं करना, इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं ऐसे सर ही याद इसमें करो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही याद रखना है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर। ओके, वेरी गुड। अंडरस्टूड एवरीवन। कॉम्प्लेक्स मत करो चीजें को, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने के लिए। रो वाइज रख देना, आई जे के ए के वेक्टर फिर बी का वेक्टर, बस। चलो ये पता करो, यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता करो, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट करो। जीरो मतलब, अच्छा ये जीरो क्या है, क्या ये जीरो स्केलर है? सर वेक्टर। वेक्टर हमेशा वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लिखा मतलब क्या है, जीरो आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप। यस सर। पता करो लैम्डा और म्यू कितना आएगा। सर 27/2 और 3। ओके,
इसको आप ओपन करोगे, अच्छा तीनों से सेटिस्फाई करके देखना आर्यन, 3 इक्वेशन आ रही होगी, 2 इक्वेशन से आप जो सॉल्व करके निकालोगे तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप लिखोगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू, ठीक है। Okay, Yes. sir. कभी भी ध्यान रखना आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशन आएगी, वेरिएबल 2 है, तो किसी आप 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू निकालोगे, लेकिन वो जो आंसर आएगा उसको तीसरे में भी सेटिस्फाई करके देखना, वो सेटिस्फाई करना चाहिए तभी आप आंसर बोलोगे, ठीक है। सर सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सेटिस्फाई करना कर रहा है तो चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आप बोलोगे नो वैल्यू एग्जिस्ट। इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे सब लोग, निकालो जल्दी से। Yes, और फिर sir. कंपेयर करो, डिटरमिनेंट निकालने के बाद आई का आई के साथ कंपेयर, जे का जे के साथ कंपेयर, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशिएंट 0 से इक्वेट करोगे, जे कैप के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट करोगे, और के कैप के कोफिशिएंट को भी 0 से इक्वेट करोगे, तो आपके पास 3 इक्वेशन आ रही है, ठीक है। किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हाँ बोलो। ऐसे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लोगे, तो मान लो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, लैम्डा 3 आ रहा है, म्यू आ रहा है 27/2। अब इन दोनों लैम्डा और म्यू को तीसरी इक्वेशन में रख के देख लेंगे, तीसरी इक्वेशन में रख के देखोगे तो एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहे, मतलब हाँ ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा और म्यू ये आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो जैसे वहां पे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन देता है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट आपको ज्योमेट्रिकली क्या रिजल्ट देता है वो हमको देखना है। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हमें अगर एक ट्राइंगल का एरिया देता है और एक पेलोग्राम का एरिया देता है, कैसे देता है उसका डेरिवेशन भी हम देखते हैं। तो देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है। कैसे मिलता है, मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की 2 साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, इसकी कोई 2 साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी डिनोट कर रही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मान लो एंगल है थीटा। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो क्या है, फंडामेंटल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ऑलरेडी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बेस तो चलो मैं निकाल लूंगा, हाइट निकालना पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगी, हाइट। तो मैंने हाइट ड्रॉ कर दी। अब ये हाइट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो छोटा ट्राइंगल है आपका एसीडी, इसको कंसिडर करूंगा। मान लो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है फॉर एग्जांपल, है ना, और ये छोटा ट्राइंगल एसीडी देखो, यहाँ पे मुझे हाइट पता करनी है, हाइपोटेनस पता है और हाइट पता करनी है, तो कौन सा अप्लाई करो, साइन कॉस के टाइम। इस छोटे ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर दूं बताओ, Fine. है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइट पता करनी। आपको लॉजिक समझ रहा, करना क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल थीटा है दोनों वेक्टर के बीच में, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, AC इंटू साइन थीटा। डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इंटू साइन थीटा, दैट इज A साइन थीटा। क्लियर हो गया, तो हाइट आ गई, यहाँ से क्या आ गई, हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज AB इंटू CD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुटअप कर दो, AB कितना है, वेक्टर B के बराबर, और DC कितना है, A साइन थीटा। तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये आपको क्या मिला, AB साइन थीटा, ये क्या है, AB साइन थीटा, B cross C. हाँ, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है ना। Yes, sir. AB साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आपने क्या देखा, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अंडरस्टूड? Yes. ओके, तो देखो ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब आपने क्लास 9th में प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल को ज्वाइन कर दे तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है, पता है? किसी भी पैरेललोग्राम के अगर आप डायगोनल को जोड़ दो तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बढ़ जाता है, मतलब दोनों जो ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ऐसे इसी का डबल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। Yes, sir. तो इसी का डबल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मान लो एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड है ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक पैरेललोग्राम जिसकी 2 साइड है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी करने से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से क्या, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है ना,
एक अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड ए एक साइड बी, तो इसका भी अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो फाइनली क्या आएगा, ए क्रॉस बी करने से आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से बताना, इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस गिवन है, पूछा एरिया क्या होगा, तो क्या करेंगे? आपको ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब आपको इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आप पता कर सकते हैं, ओए ओबी और ओसी, है ना? Yes, sir. ये जो पॉइंट होंगे प्लेन में कहीं पे होंगे, और ओरिजिन से मेरे को क्या मिल जाएगा, ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे, Yes, sir. ओए ओबी और ओसी। Yes, अब sir. मुझे क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मुझे क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओए क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे के प्लस 2 के कैप। ओबी क्या हो जाएगा, 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 5 के कैप। और ओसी क्या हो जाएगा ये। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। यस सर। अब मुझे इस Yes, ट्राइंगल sir. का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एबीसी का। तो बताओ कैसे निकालेंगे? सर बी ए और बी ए वेक्टर और सी ए वेक्टर निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस हाँ। प्रोडक्ट। आप कोई भी 2 वेक्टर कंसीडर कर लो, आपकी जो मर्जी है। आप इस पूरे ट्राइंगल में से कोई भी 2 वेक्टर कंसीडर कर लो। मान लो आपको एक वेक्टर कंसीडर किया ए बी वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर कंसीडर करो। तो एक वेक्टर आपने कंसीडर किया ए बी वेक्टर और एक किया ए सी वेक्टर। तो क्या आप ए बी वेक्टर बता सकते हो, ए बी वेक्टर कितना आएगा? बताओ ए बी कैसे निकालोगे? सर ओबी माइनस ओए। ओ बी माइनस ओ है ना, मतलब बी माइनस ए। इसी तरह से ए सी वेक्टर भी आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। क्लियर है? फॉर्मूला क्या लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ, बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? ए क्रॉस ए मतलब क्या, साइड क्या है, AB cross A. ए बी है ना, ये साइड ए बी है, ये आपका वेक्टर ए मतलब Yes, क्या है, sir. ए बी वेक्टर। Yes, sir. और दूसरी साइड क्या है, AC vector. ए सी वेक्टर। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ध्यान रखना, ट्राइंगल की साइड्स लेते हैं अपन, है ना, ट्राइंगल की क्या लेते हैं, साइड्स। ट्राइंगल की आपको क्या लेनी है, साइड लेनी है। तो एक साइड ए बी ले ली, एक साइड ए सी ले ली। अब दोनों वेक्टर आ जाएंगे, और Yes, फिर आपको क्या निकालना है, बेसिकली फिर क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट Magnitude. निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ करना है। करो ट्राई, और बताओ फाइनल आंसर कितना है। सर √61/2। √61/2, ओके। सब लोग निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर निकालो, फिर डिटर्मिनेंट से ए बी क्रॉस ए सी पता करो। सर हाँ, जो एरिया निकलता है वो तो बेस इनटू हाइट से करते हैं ना, इसमें तो हाइपोटेनस आ गया इसी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अपना डेरिवेशन किया था, ठीक है। उस डेरिवेशन में हाइट कंस्ट्रक्ट करके अपन ने निकाली थी। बाकी अपन उस ट्राइंगल में कोई राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी था, नॉर्मल ट्राइंगल था जिसकी 2 साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी थी, ठीक है। ठीक है आप कोई भी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल जरूरी नहीं है, ठीक है। और हाइट भी जरूरी नहीं है, वहां पे हाइट भी नहीं थी, वो तो अपने डेरिवेशन निकालने के लिए अपन ने वैसे किया। तो आपको अगर कोई भी ट्राइंगल की 2 साइड्स पता हो वेक्टर के फॉर्मेट में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड से को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। देखो तो फटाफट, तो ए बी वेक्टर निकाल लोगे बी माइनस ए, इसी तरह से ए सी वेक्टर निकल जाएगा। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के 1 2 3 और 0 -4 -3। अंडरस्टूड? इस वेक्टर को Yes, सॉल्व कर sir. लोगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √61। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, √61/2।
अंडरस्टूड है? बताओ। Yes, sir. ठीक है, फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर में। करो ट्राई। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऐसा वेक्टर जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से परपेंडिकुलर हो। a प्लस बी को मान लो मैंने a प्लस बी कोई ना कोई वेक्टर होगा, उसको c वेक्टर मान लिया, और a माइनस बी को d वेक्टर मान लिया। तो आप मुझे बताओ कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बोथ c एंड d के? वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड d क्या होगा? C cross D. हाँ, c क्रॉस d। क्लियर है? अब यही तो कॉन्सेप्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? ऐसा वेक्टर जो दोनों से परपेंडिकुलर हो। हाँ है ना? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वो जो वेक्टर मिलता है वो दोनों के दोनों से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था। तो a प्लस बी को मैंने c बोल दिया, a माइनस बी को मैंने d बोल दिया। अब मैं c क्रॉस d करूंगा तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों से क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाँ बोलो, पूछो डाउट क्या है? ठीक है, सर 2 कैप प्लस बाय 3 माइनस 2 j कैप बाय 3 माइनस k कैप बाय 3। अच्छा ठीक है। जो भी आंसर आए सब लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना उसको फाइनली। जो भी आपका आंसर आएगा उसको वापस यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है वो। a प्लस बी निकाला, a माइनस बी निकाला, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो 16i माइनस 16j माइनस 8 क्या आ रहा है? हाँ है ना? आ रहा है? यस सर। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। इसी के मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दोगे? डिवाइड। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 24। 24 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या सीख लिया? ये सारी चीजें अपन ने सीख ली। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक सबको? Yes. देखो अभी अपन है ना जेई लेवल पे आए ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल चल रहा है। आपको मैं बता दूं जितना भी मैंने कराया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो भी क्वेश्चन है आप लोग आप करके आ जाना एक बार, क्योंकि अब मंडे से जेई लेवल इसमें जेई लेवल पे अपन जाएंगे। उसके पहले आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर होना जरूरी था। आप खुद से मेहनत करके आना, नहीं तो फिर आपको समझ में आएगा ही नहीं चैप्टर। वेक्टर थोड़ा टफ ही होता है कॉन्सेप्चुअली। तो अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, और इसका वेटेज भी 3 क्वेश्चन का है, पहले ही बता दो। वेक्टर 3D मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं। इतना भी कर लिया तो भी आपके कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो सैटरडे संडे, अच्छा कल अपनी क्लास है क्या ऑफिस? यस सर। ठीक है, तो फिर अपन कल ही करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि कल की क्लास के पहले पहले थोड़ा एनसीईआरटी कवर करके आ जाओगे। ठीक है, Yes, sir. यस कल वाली क्लास में अपन एक्सटेंड करेंगे और इसको वेक्टर को जेई लेवल पे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल कवर करके आ जाना। एनसीईआरटी Yes, sir. ये चैप्टर करवाते हैं स्कूल में वेक्टर 3D दोनों। आपके करा दिया होगा, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में नहीं कराया अभी। तो जिस स्कूल के बच्चों में नहीं कराया सब लोग वेक्टर 3D अपना वेक्टर एटलीस्ट पढ़ के आ जाना, और मिसलिनियस एक्सरसाइज अगर ट्राई हो सके तो करके लेना। ठीक है, फिर हम कल वाली क्लास में और आगे पढ़ेंगे। ओके, और आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तक का असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।